हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर M16 बार बार जैम हो जाती थी। लोग उसे जमीन पर फेंक देते और दूसरी राइफल उठाने की कोशिश करते। 1999 की बात है। मैं हैम्बर्गर हिल पर लेफ्टिनेंट था। बारिश में साए हरकत करते नजर आए। मैंने ट्रिगर दबाया, कुछ नहीं हुआ। मेरी राइफल फिर जैम हो चुकी थी। मेरे जवान गिर चुके थे। दुश्मन की AK-47 बिला ताअत्तुल गोलियां बरसा रही थी। सुबह हुई तो मंजर दिल दहला देने वाला था। मेरे फौजी अपनी राइफलों पर गिरे पड़े थे। वो आखिरी सांसों तक जैम साफ करने की कोशिश कर रहे थे। उस लम्हे हमें समझ आ गया था, जिस हथियार पर हमारी जान का दारोमदार था, उसमें कुछ बहुत बड़ा ऐब है। हमें बताया गया था कि ये नया M16 एक मौजिज़ा है, हल्का जैसे ख्वाब और इतना ही मौलक। नवंबर 1963 तक 1,04,000 राइफलें खरीद ली गई थी। आर्मी और एयरफोर्स ने जल्दी से उन्हें वियतनाम भेज दिया। पुराना M14 बदलने के शौक में शुरू में तो हम सब मान गए। छोटी गोली यानी ज्यादा गोलियां उठा सकते थे, लंबे बर्स्ट फायर कर सकते थे। सदर कैनेडी की ताईद वाले इस हथियार पर हमारा कामिल भरोसा था। लेकिन जल्द ही पता चल गया, इस वादे की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। 1965 में हमारी बटालियन M16 लेकर वियतनाम पहुंची। एयरबोर्न और कैवलरी डिविजन्स को सबसे पहले मिले। 1965 के आखिर तक 101वीं एयरबोर्न के पास XM16E1 जंगल में पहली बार आई। शुरू में हम बहुत पुरजोश थे। यह हमारी मुस्तकबिल की राइफल होने वाली थी, मगर परेशानी की बातें फौरन शुरू हो गईं। फौजी रुकने और मिसफायर की शिकायतें करने लगे। 1966 तक अफवाह हर तरफ थी, राइफल हमें धोखा दे रही है। M14 को मुकम्मल बदलने के अहकामात आने वाले थे, मगर जंगल की पहली झड़पों ने XM16E1 के तमाम नकाइस खोल कर रख दिए। 1966 तक हेडक्वार्टर्स को खबरें पहुंच गईं, M16 बुरी तरह जैम हो रही है। एक इन्फेंट्री कमांडर ने रिपोर्ट की, जवानों का एतमाद इस हद तक गिर गया है कि एतमाद खत्म हो चुका है। जनरल वेस्टमोरलैंड ने नोटिस लिया। उन्होंने वियतनाम में 6 हफ्तों का मुआयना टूर करवाया। हम सबको यकीन था कि अब कुछ बदलेगा। एक हथियारों का माहिर वापस आया और बोला, मैंने कभी इतनी खराब हालत में सामान नहीं देखा। इसने पाया कि बहुत से फौजियों को इस हथियार की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। कई तो वियतनाम पहुंचकर पहली बार M16 देख रहे थे। मैदान में गश्त के बाद राइफलें गंदी छोड़ दी जाती थी। गंदगी से अटी राइफलें, तबाह फीड रैंप, जंग आलूद बैरल, बहस करना मुश्किल था। पूरी यूनिट्स ऐसी राइफलें उठाए फिर रही थीं जिनकी सफाई कभी ना हुई हो। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का मसला नहीं था, ये ट्रेनिंग और सफाई वाले सामान का भी फुकदान था। सबसे खतरनाक अफवाह सच्ची निकली। बहुत से फौजियों को बताया गया था कि M16 खुद ब खुद साफ रहती है। हकीकत में महीनों तक क्लीनिंग किट्स ही दस्तयाब न थी, न क्लीनिंग रॉड न ब्रश। कई लोग कोल्ट कंपनी की तशहीर पर यकीन कर बैठे थे कि सफाई की जरूरत नहीं। जब क्लीनिंग किट्स आईं तो बहुत देर हो चुकी थी। मौर्रखीन ने बाद में इसे मुजरिमाना गफलत करार दिया। बगैर किट और बगैर ट्रेनिंग के हम मानसून के कीचड़ में गंदी राइफलें चला रहे थे और कह रहे थे, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। जिस मशीन ने हमें बचाना था वही हमें मार रही थी। जैम होने की दूसरी बड़ी वजह गोली का बारूद था। 1963 में आर्मी ने सस्ती बॉल पाउडर WC-840 पर स्विच किया। नई वेलोसिटी की जरूरत पूरी करने के लिए गोली तेज चलती थी, मगर बहुत गंदा जलती थी। हर फायर शुदा गोली आध जला हुआ बारूद छोड़ती, चेंबर में जमा होता रहता। जो जंगल की गर्मी में वो बाकियात वार्निश की तरह जम जाता। हमें तब नहीं पता था, लेकिन मुहक्किकीन ने बाद में तस्दीक की। वियतनाम का मौसम मजीद तबाहकुन था। चैम्बर पर क्रोम प्लेटिंग ना थी। पैसे बचाने के लिए नमी और कार्बन ने बोर को सड़ा दिया। मैगजीन के होंठ कीचड़ में मुड़ जाते, गोलियां फंस जाती। ब्रास के खोल बहुत नरम थे, निकालते वक्त किनारे फट जाते। एल्यूमिनियम के पुर्जे जंग आलूद प्लास्टिक स्टॉक दबाव में टूटने लगे। खाली खोलों पर दांतों के निशान और गोली निकलने की बजाय क्लिक क्लिक की आवाज। हर फायर फाइट दुश्मन से ज्यादा अपनी राइफल से लड़ाई बन जाती। जंग की अफरा तफरी में जैम शुदा राइफल मौत थी। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट्स बताती थी कि 30% तक M16 लड़ाई में फेल हो रही थी, यानी 3 में से 1 फौजी के हाथ में काम करने वाली राइफल ही ना थी। नाकिस हथियार शर्म की बात नहीं, जान लेता था।
साथ ही मरते देखे जो गंदी बोल्ट और फटे खोलों से लड़ते हुए दुश्मन की गोली खा गए। हम बार बार सुन रहे थे जैम शुदा बंदूकें अम्बात का सबब बन रही हैं। जो फायर टीम वापस फायर ना कर सके वो जमीन पर गोश्त बन जाती। मैंने अपने स्क्वाड के एक शार्प शूटर को चीखते देखा। उसकी M16 जैम हुई, वो गिर पड़ा। बाकी घबरा गए कि उनकी भी जैम हो सकती है। हर ट्रिगर दबाने पर खौफ ने एतमाद की जगह ले ली। अमेरिका में बात फैल गई। सहाफ़ी खौफनाक कहानियां भेज रहे थे। अमेरिकी फौजी कीचड़ में मुंह के बल गिर रहे थे। राइफलें जैम हो रही थी। टीवी और अखबारात में नौजवानों की लाशें अपनी राइफलों के पास पड़ी दिखाई गईं। कौम बहुत गुस्से में थी। कांग्रेस ने समातें की। सियासतदानों ने जवाब मांगे। हमारी राइफलें क्यों फेल हुईं? क्या क़यादत ने गैर आज़मूदा हथियार जंग में झोंक दिया? 1966 के आखिर तक मीडिया में M16 स्कैंडल छाया रहा। एक सहाफ़ी ने लिखा, हम जवानों को घटिया राइफलें देकर जंग में भेज रहे हैं। हर तकनीकी खराबी अब एक अलमिया बन रही है। सियासी तूफान उठा और इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई। आखिरकार इस्लाहात आने लगीं। आर्मी और कोर्ट के इंजीनियर्स ने मिलकर डिज़ाइन को बेहतर किया। 1967 के आखिर में नई बेहतर XM16E1 मुतारफ़ करवाई गई। भारी बफर, मजबूत प्लास्टिक स्टॉक और सबसे अहम चेंबर और बोर पर हार्ड क्रोम प्लेटिंग, स्टील पुर्जों पर फास्फेट कोटिंग, मैगजीन के होंठ मजबूत, नया साफ जलने वाला पाउडर वाला गोला बारूद भी जारी हुआ। अगली नस्ल M16A1 कहलाई। 1959 के शुरू में फ्रंटलाइन यूनिट्स को मिलना शुरू हुई। 1970 तक पुरानी XN16E1 मुकम्मल ख़त्म हो गई। अचानक जम होना तकरीबन बंद हो गया। जो फौजी बाकायदा सफाई करते उनकी राइफल बिल्कुल ठीक चलती। अब पूरा मैगजीन खाली कर सकते थे बगैर डर के। वाकई एक हकीकी राइफल मिल गई थी, लेकिन उसके लिए 4 साल और कितनी ही कीमती जानों का नुकसान उठाना पड़ा। जंग के बाद मुअर्रिखीन और सहाफ़ियों ने सर जोड़े। उन्होंने बताया कि सिर्फ सफाई की कमी ही कसूरवार नहीं थी। M16 की नाकामी बुनियादी तौर पर इंजीनियरिंग और लागत की कटौतियों का नतीजा थी, ना कि सुस्त फौजी। मेरे लिए तो वो जख्म आज भी ताज़ा है। M16 हमारी जान बचाने वाली होनी चाहिए थी, लानत बन गई। मैंने दोस्त खोए, बहादुर जवान जो घर न लौट सके सिर्फ इसलिए कि उनकी बंदूक ने साथ छोड़ दिया। आधी सदी बाद भी फिर वही सबक दोहराया गया। 2008 में अफगानिस्तान के वानात में 9 अमरीकी फौजी शहीद हुए। उनके पास M4 कार्बाइनें थी, यानी छोटी M16 ही। उन्होंने वही शिकायत की। गर्मी में राइफलें ओवरहीट होकर जैम हो गई। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के AK-47 बिल्कुल ठीक चल रहे थे। सब कुछ अजीब तरह मानूस लग रहा था। वियतनाम में पैदा होने वाली राइफल का भूत हलमंद के रेगिस्तान में वापस आ गया था। ये सब कर्नल यूजीन स्टोनर का कसूर नहीं था। उनका असल AR-15 शानदार डिज़ाइन था, मगर जैसा कि एक मुअर्रिख ने लिखा, फौज ने इसे 100 से ज़ायद तब्दीलियों के साथ मिलिट्री बनाया और उसकी कीमत हज़ारों अमरीकी जानों में अदा की गई। कागज़ पर छोटी गोली मुआजिज़ा थी, मगर ब्यूरोक्रेसी और लागत की कटौतियों ने असल काबिल एतमाद डिज़ाइन को मार डाला। तल्ख सितम ज़रीफ़ी ये कि जंगल के लिए बनाई गई राइफल बिल्कुल वहीं सबसे ज़्यादा नाकाम हुई। जो नौजवान मरे वो सिर्फ दुश्मन के हाथों नहीं मरे, वो दूर बैठे फैसला साजों के हाथों भी मरे। उन्हें याद रखना ही उनकी सही इज्जत है। तो आखिर M16 ने वियतनाम में अमरीकी क्यों मरवाए? क्योंकि ये हथियार क़ब्ल वक्त गलत गोला बारूद के साथ बग़ैर ट्रेनिंग और बग़ैर सपोर्ट के हमारे हाथ में थमा दिया गया। इसकी काबिल एतमाद होने की वियतनाम के हालात में टेस्टिंग ही ना हुई थी। क्लीनिंग किट्स और ट्रेनिंग महीनों देर से आईं। तब तक कितने ही हमसे बिछड़ चुके थे। हथियार का डिज़ाइन सियासत और पैसा बचाने की नज़र हो गया था। इसकी हकीकत सिर्फ जंग ही खोल सकती थी। मैं बच गया, मगर वो बोझ आज भी उठाए फिरता हूँ। हम उन शहीदों की याद उसी तरह जिंदा रखते हैं कि सच बोलते रहते हैं। कभी फौजियों को घटिया सामान देकर जंग न भेजो। हर राइफल, हर गोली, हर कट, सब कुछ कामिल होना चाहिए। ये जिंदगी और मौत का मामला है। ये सबक जंगल ने सिखाया था और ये सबक हम कभी भूल नहीं सकते।